आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। मम्मा भी गुड़िया से खेलती है और आप उसे मेरी बीवी बनाकर मेरी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं। क्या आपको अंदाजा भी है कि आप मुझसे क्या कह रहे हैं? यह कोई गुड़िया गट का खेल नहीं है बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। सबिया सिकंदर की धार से पूरी हवेली का लाउंज गूंज उठा था। उसका वजीर चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और वह अपनी मुंसोहरा बेगम के सामने खड़ा था, जो इंठी इत्मीनान से सोफे पर बैठी पनाडना से कालीन निकाल रही थी, जैसे वियाह का यह तूफान उनके लिए कोई नई बात ना हो। वियाह ने बेचैनी से लूंका में टहलना शुरू कर दिया और फिर अचानक रुककर दोनों हाथ मेज पर टिकाए और दोबारा बोला, मैंने 22 ताज़ा की डिग्री मुकम्मल की है और बिजनेस संभाला है। मेरा फोकस मेरा करियर और यह ज़मीनें हैं। मैं एक 15 साल की बच्ची को कैसे संभाल सकता हूँ जिसको यह भी नहीं मालूम कि निकाह का मतलब क्या होता है। वो मुझसे 10 साल छोटी है। हमारा कोई आना जोड़ नहीं। खुदा के लिए समझने की कोशिश करें। तो ज़रा बेगम ने पान मुंह में रखते हुए वियाह की तरफ देखा और इंठी संजीदगी से बोनी, वियाह तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यह फैसला मेरा अकेले का नहीं, तुम्हारे ताया और तुम्हारे बाबा सिकंदर हयात का फैसला है। और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे चचा जमाल हयात की वयाटा के बाद हालात किस कदर बदल चुके हैं। जमाल भाई अपनी सारी जायदाद और ज़मीन अपनी इकलौती बेटी इनायत के नाम कर गए हैं। अब अगर इनायत की शादी खानदान से बाहर होती है तो हमारी सदियों पुरानी हवेली और ज़मीनें बट जाएंगी। क्या तुम चाहते हो कि गैर लोग हमारी ज़मीनों पर काबिज हो? यह वसीयत तुम्हारे दादा हुजूर की जरूर थी, मगर इस वक्त ज़रूरत भी है। इनाय यतीम है और उसकी मुन ज़ैनब बेचारी इस भरी दुनिया में अकेली है। वो तो खुद चाहती है कि उसकी बेटी इस घर में महफूज रहे। अब तुम ही बताओ, क्या तुम अपनी की ज़ैनब को मायूस करोगे या अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलोगे सिर्फ अपनी पसंद की खातिर? उसी लम्हे सीढ़ियों से सिकंदर हयात उतरते हुए दिखाई दिए। उनकी शख्सियत में बला का रोग था, हाथों में छड़ी और चेहरे पर खानदानी वकार। उन्होंने वियाह को घूरते हुए सीढ़ियों के आखिरी सीने पर रुककर कहा, वे, मैं तुम्हें बहस करने की इजाज़त नहीं दे सकता। इनायत तुम्हारी चाचा है और बचपन से तुम्हारे सामने पड़ी हुई है। वो खूबसूरत है, खानदानी है और सबसे बढ़कर उस हवेली की इज्जत है। मुझे इस बात से कोई गज़ नहीं कि वह 15 साल की है या 20 साल की। तुम्हें उससे निकाह करना होगा और वह भी इसी हफ्ते, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि जमाल के ससुराल वाले इनाय के रिश्ते के लिए दबाव डाल रहे हैं ताकि जायदाद हथिया सकें, इसलिए निकाह हमारा रात को होगा और रऊ का सट भी साथ ही होगी। यही मेरा आखिरी फैसला है और तुम जानते हो कि सिकंदर हयात अपने फैसले वापस नहीं लेता। वह ने बेबसी से अपने बाप की तरफ देखा। उसे मालूम था कि सिकंदर हयात के फैसले के आगे बोलना दीवार से सर टकराने के मटाडिपा है। उसने दंत पिसट हुए मट्टाइयों को भेजा और टका लहजे में बोला, आप लोगों को सिर्फ अपनी ज़मीनी और जायदाद अजीज है, मेरे जज्बात या उस मासूम बच्ची की ज़िंदगी नहीं। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं निकाह कर लूँगा, लेकिन याद रखिएगा कि आप एक बच्ची को मेरे पल्ले बांध रहे हैं, जिसके साथ शायद मैं कभी नॉर्मल ज़िंदगी ना गुजार सकूं। वह मेरी बीवी कम और जिम्मेदारी ज़्यादा होगी, जिसका बोझ आप ज़बरदस्ती मेरे कंधों पर डाल रहे हैं। वियाह यह कहकर तेजी से पैर पटकटा हुआ लूना से बाहर निकल गया और पीछे सुगा बेगम ने सुकून का गहरा सांस लिया, जबकि सिकंदर हयात ने अपनी मखौम को ताब देते हुए मुलाजिम को हुक्का तैयार करने का इशारा किया। दूसरी जानिब हवेली के सननाकाम में मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। इनाय अपनी कीस के साथ बैठी लुड्डू खेल रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और वह अपनी उम्र से भी कम दिखाई देती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरत और शरारत का बसेरा था। ज़ैनब बेगम, जो इनाय की मां थी, वो पास ही तख्त पर बैठी अपनी बेटी को हसरत और ममता भरी नज़रों से देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। सुगा बेगम वहां आई और ज़ैनब के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, ज़ैनब तुम फिक्र मत करो। वियाह थोड़ा गुस्से का तेज जरूर है लेकिन दिल का बहुत नरम है। वो इनाय को बहुत खुश रखेगा, तुम देखना, वह उसे पलकों पर बिठाकर रखेगा। मैंने वियाह को मना लिया है, वो शादी के लिए तैयार है। ज़ैनब बेगम ने अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछा और भराई हुई आवाज़ में बोली, भाभी, मुझे वियाह पर पूरा भरोसा है। जमाल के जाने के बाद मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि मेरी मासूम बच्ची का क्या होगा। यह तो दुनियादारी से बिल्कुल नावाकिफ़ है। इसे तो यह भी नहीं पता कि उनका क्या होती है। लोग तो गिद्ध की तरह हमारी जायदाद पर नजरें जमाए बैठे हैं। अगर सिकंदर भाई यह फैसला ना करते तो मैं तो शायद मर ही जाती।
इनायत की किस्मत अच्छी है कि उसे विया जैसा मजबूत माहिया मिल रहा है। बस मुझे यह डर है कि वो उसे पसंद करेगा भी या नहीं। मेरी बेटी तो अभी बहुत नादान है, इसे तो रिश्तों की समझ भी नहीं। इनाई ने अपनी मुंह को रोते हुए देखा तो खेल को छोड़कर भागती हुई उनके पास आई और उनके गले लग के बोली, अम्मी आप फिर से रो रही हैं। मैंने आपको कहा भी था ना कि मैं अब तंग नहीं करूंगी। मैं अब रोज टाइम पर सो जाया करूंगी। आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताएं, क्या ताई अम्मी ने कुछ कहा है? इनायत की बात सुनकर सुगा बेगम मुस्कुरा दी और उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए बोली, नहीं मेरी जान, तुम्हारी अम्मी खुशी से रो रही है क्योंकि तुम्हारी शादी तय हो गई है और वह भी सबिया के साथ। अब तुम दुल्हन बनोगी और ढेर सारे जेवर पाओगी। इनाई की आंखों में अचानक चमक आ गई। वो खुशी से बोली, सच्ची ताई अम्मी, क्या मुझे वो सुर्ख वाला भारी लहंगा मिलेगा जो उस दिन हमने बाजार में देखा था? और क्या मैं ढेर सारी कांच की चूड़ियां भी पहनूंगी? मुझे मेहंदी भी लगानी है। अरे वाह, यह तो बहुत मजे की बात है। मैं अपनी सहेलियों को बताऊंगी कि मेरी की शादी हो रही है। विया की खींच ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। एक कजिन ने हंसते हुए कहा, इनाय तुम्हें पता भी है कि शादी का मतलब क्या होता है? विया भाई तो बहुत सख्त हैं, तुम्हें तो उनकी हर बात माननी पड़ेगी। वो अब तुम्हारे मिजाजी खुदा होंगे, जरा बच के रहना उनके गुस्से से। वो तो बात बात पर डंटट हैं। इनाई ने कंधे उठका और लापरवाही से बोली, मुझे क्या डर, सभी और भाई तो हमेशा मुझे चॉकलेट लाकर देते हैं। जब भी शहर से आते हैं वह मुझे कुछ नहीं कहेंगे। मैं तो बस तैयार होंगी और खूबसूरत लगूंगी, जैसे कहानी में शहजादी होती है। इनाई की यह सादगी देखकर ज़ैनब बेगम का दिल मजीद भर आया कि जिस लड़की की शादी के मायने तक मालूम नहीं, उसे वह रुखसत करने जा रही है। मगर वह जानती थी कि इस हवेली के उसूल और जायदाद का टाया हुआ यही तकाजा करता है। शादी की टकाई बटा का आगाज हो गया। हवेली को कुमकुम और औक्सहियों से सजा दिया गया। ढोलक की थाप पर गीत गाए जा रहे थे। इनाई पीले रंग के गट किनारी वाले जोड़े में मलबस हाथों में मेहंदी लगवाए बैठी थी और अपनी सहेलियों के साथ हंसने में मसापा थी। उसे जरा बराबर भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी किस कदर बदलने वाली है। वे और दूर बरामदे के सुटूना से टेक लगाए खड़ा उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी टसविस और बरहमी थी। वो दोस्तों के मुबारकबाद देने पर सिर्फ रस्मी या जबरदस्ती मुस्कुरा देता, लेकिन उसकी नज़रें बार बार इनाई पर टिक जाती जो उसे एक नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। वो सोच रहा था कि इस नादान लड़की के साथ तू कैसे जिंदगी गाग, जो उसे देखकर भी इज्जत से सर झुकाने या शर्माने के बजाय हाथ हिला रही थी। वह ने गुस्से से रुख मोड़ लिया और सिगरेट सुलटा हुआ अंधेरे में गायब हो गया। निकाह का वक्त आया तो हवेली के मर्दाना हिस्से में सिकंदर हयात और डिगा मैया मौजूद थे। विया ने स्या रंग की शेरवानी पहन रखी थी और वह इंठी वजी और बौकबा लग रहा था, लेकिन उसके माथे पर तीरी और जबड़ों सख्ती थी। मौलवी साहब ने जब उससे इजाज़त तलब की तो उसने गहरी सांस ली। अलीनाई का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने बम मुश्किल दांतों के दरमियान से कबूल है कहा। दूसरी जानिब आना खाने में इनाई को जब नाकाम पर दस्तखत करने के लिए कहा गया तो वह कलम पकड़ते हुए हंस पड़ी और अपनी अम्मा से पूछने लगी, अम्मी यहाँ साइन करने हैं ना, जैसे मैं स्कूल के टेस्ट कॉपी पर करती हूँ? ज़ैनब बेगम ने उसे घूरा और आहिस्ता से डांटा, चुप करके दस्तखत करो। इनाई ने जल्दी से दस्तखत कर दिए। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि इंडस्ट कार्टून ने उसे विया सिकंदर की डायमी कैद और मोहब्बत में बांध दिया है। अवकाशटी का वक्त सबसे ज्यादा जज्बाती था। इनायत जो अब तक उसे एक खेल समझ रही थी, जब उसे कुरान के साए में रुखसत किया जाने लगा और ज़ैनब बेगम ने उसे गले लगाकर दहाड़े मारकर रोना शुरू किया तो वो भी घबरा गई। अम्मी आप मुझे कहाँ भेज रही हैं? मैंने नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। मैं तो आपके साथ रहूंगी, मैंने शादी नहीं करनी। इनाई ने मचलना शुरू कर दिया। सोहरा बेगम ने आगे बढ़कर उसे दिलासा दिया और कहा, बेटा तुम यहीं हवेली में तो हो, बस अब तुम्हारा कमरा ऊपर विया के साथ होगा। तुम रो मत, देखो तुम्हारा इतना महंगा मेकअप खराब हो जाएगा। हालांकि फासला सिर्फ हवेली के एक हिस्से से दूसरे हिस्से का था, मगर यह फासला इनाई के बचपन और जवानी का फासला था। विया का कमरा सुर्ख गुलाबों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। खुशबू से फिजा महक रही थी। इनाई को लाकर बिस्तर पर बिठाया गया। उसका दिल ओआ से धड़क रहा था। अब उसे कीस की बातें याद आ रही थी कि शौहर का हुक्म मानना पड़ता है और बहुत सख्ती होती है। वो घूंघट निकाले सिमटी हुई बिस्तर के बिल्कुल कोने पर बैठी थी कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। विया के बाहरी कदमों की आहट ने कमरे के सुकूटा को तोड़ दिया। इनाई ने अपने ठंडे पड़ते हाथों को सख्ती से आपस में भी लिया।
विया कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा लॉक करके उसकी तरफ बढ़ा। वो थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी नज़रें सीधी बिस्तर पर बैठी इनाई पर थी, जो खौफ का मज़मा बनी बैठी थी। विया बिस्तर के किनारे आकर बैठ गया। मेटाइस के दबने से इनाई का सांस हलक में अटक गया। विया ने चंद लम्हे उसे देखा और फिर आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट उठाया, तो इनाई ने डांट डांट नजरें उठाई। सामने विया का संजीदा पुरकशिश चेहरा था। विया की निगाहें इनाई के चेहरे पर जम गई। वह दुल्हन के रूप में बेपनाह हसीन लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ और मासूमियत का ऐसा अमता था कि विया का दिल जो गुस्से से भरा हुआ था, एक लम्हे के लिए पिघल सा गया। वो कुछ देर उसे देखता रहा। उसकी खूबसूरती ने उसे एक पल के लिए अपने शहर में जकड़ लिया। फिर उसने खुद पर काबू पाते हुए नरमी से कहा, इनाई तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा, रिलैक्स हो जाओ। इनाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका ली। उसके होंठ कांप रहे थे और माथे पर पसीने के कतरे नामुदाह हो गए थे। वह ने उसका हाथ थामने की कोशिश की तो इनाई ने बिजली किसी तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और कांपा होकर बेड पर साथ टेक लगा ली, जैसे विया ने उसे मारा हो। विया के माथे पर बल पड़ गए। उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कदर सख्ती से कहा, इनाई मैं तुम्हारा शौहर हूँ और यह हमारा कमरा है। तुम इस तरह से मुझसे दूर भागे तो हम बात कैसे करेंगे? देखो मेरी तरफ। इनाई ने नहीं में सर हिला बमुश्किल सिसकट हुए बोली, मुझे अम्मी के पास जाना है। मुझे यहाँ डर लग रहा है। आप प्लीज़ मुझे जाने दे। मैं सुबह आ जाऊंगी। जब जवाब देने लगा, वो जो पहले ही इस बेजोड़ शादी पर दबा बैठा था। इनाई के इस रवैया ने जलती पर तेल का काम किया। उसने कड़ा सख्ती से इनाई का बाजू पकड़ा और उसे अपने करीब घसीटा, तो इनाई की हल्की सी चीख निकल गई। विया ने उसके चेहरे के करीब होकर अपनी आंखों में सर्द मोहरी लिए गर्ट हुए कहा, अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। तुम मेरी बीवी हो और यह हकीकत अब कभी नहीं बदलेगी। इसीलिए बेहतर है कि बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो और एक बीवी की तरह बर्ताव करो। मुझे यह रोने धोने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। समझ आई तुम्हें? इनाई विया के इस अचानक बदलते रूप और कपटा से बुरी तरह सहम गई। उसकी आंखों से आंसू टहटहा उसके महंगे जोड़े पर गिरने लगे। मुझे छोड़ दिए आ भाई, मुझे दर्द हो रहा है। मैं कुछ नहीं करूंगी, बस मुझे मत मारें। विया ने उसकी आंखों में आंखें की खौफ देखा तो उसे अपनी ज्यादती का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वो किसी मासूम परिंदे को दबोच रहा है। उसने झटके से उसका बाजू छोड़ दिया और बेड से उठ खड़ा हुआ। वो हुनहलाटा में कमरे में चक्कर लगाने लगा। लानत है ऐसी मजबूरी पर। वो लब बाबा आया। फिर उसने अनाया की तरफ देखा, जो अब घुटनों में सर दिए हिक्कियों से रो रही थी। बस करो यह रोना धोना, विया ने बुलंद आवाज में कहा, जिससे इनाई माड़ा सहम कर खामोश हो गई। वी ने अलमारी से अपना कंबल निकाला और सोफे की तरफ फेंक दिया। उसने मुड़कर इनाई से इंठी संजीदगी से कहा, सुनो इनाई, मैं कोई दरिंदा नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँगा। जाओ जाकर कपड़े बदल लो और सो जाओ। खबरदार जो अब तुम्हारे रोने की आवाज़ आई तो वी लाइट ऑफ करके सोफे पर लेट गया और करवट बदल ली। कमरे में अंधेरा छा गया, लेकिन इनाई वहीं बिस्तर के कोने पर बैठी सारी रात जागती रही। उसकी आंखों में नींद की जगह सिर्फ खौफ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह विया को कैसे खुश करें या अपनी जान का। अगली सुबह जब विया की आंख खुली तो उसने देखा कि नाया इस तरह दुल्हन के भारी जोड़े में मलबा बैठी ऊँघ रही है। उसके चेहरे पर थकावट और आंसुओं के सूखे हुए निशान थे। उसके बिखरे हुए बाल और उतरा हुआ चेहरा देखकर सबिया को उस पर ताज़ा भी आया और अपनी किस्मत पर गुस्सा भी। वो खामोशी से उठा और फ्रेश होने चला गया। जब वह वापस आए तो इनाई जाग चुकी थी और उसे टली से बाल खुश करते देखकर हाबाका खड़ी हो गई। वी ने उसे नज़रअंदाज किया और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बाल संवारने लगा। इनाई ने हिम्मत करके मेज पर रखा पानी का जग उठाया और गिलास भरा। वो यह जाहिर करना चाहती थी कि वो काम कर सकती है। वो कांपते कदमों से विया की तरफ बढ़ी और दबी आवाज में बोली, विया पानी पी ली। विया ने मुड़कर देखा तो इनाई के हाथ इतने लास रहे थे कि गिलास पकड़ते हुए उसका टूना बिगड़ा और सारा पानी विया के सफ़ेद गलपा लगी कमीज पर जा गिरा। विया टाइट कर रह गया। गीली कमीज उसके सीने से चिपक गई। उसने गुस्से से गिलास इनाई के हाथ से लेकर जोर से जमीन पर पटका। कांच का गिलास चकनाचूर हो गया। देखकर नहीं चल सकती तुम? क्या अंधी हो या हाथ नहीं काम करते तुम्हारे? सबिया की गाढ़ा आवाज पर इनाई कांप उठी। सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया। अब खड़ी क्या मेरा मुंह देख रही हो? जाओ मेरे लिए दूसरी कमीज निकालो। सबिया की डंड पर इनाई के हवास जवाब दे गए।
वो जल्दी से अलमारी की तरफ भागी, लेकिन घबराहट और आंसू की धाउंधालाटा में उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी कमीज निकाले। विया ने उसकी बौखलाहट देखी तो तेजी से आगे बढ़ा और उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ किया। हटो यहाँ से, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, मैं खुद निकाल लूंगा। तुम जाओ, जाकर अपना यह हुलिया ठीक करो। लोग नाश्ते पर आ रहे होंगे और मैं नहीं चाहता कि कोई तमाशा बने। विया ने झटके से कमीज निकाली और बाथरूम में घुस गया। दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि दीवारें हिल गई। इनाय वहीं कालीन पर बैठकर मुंह छुपाकर रोने लगी। उसे लग रहा था कि उस इम्तिहान में कभी पास नहीं हो सकेगी। यह थी उसकी जिंदगी की उनकी पहली सुबह। वलम की टकलिबा के वसी रेस लॉन में ही मुनाकद की गई थी, जहां ऑक्साइयों का सैलाब अमटा आया था। मेहमानों की कालयाल उआ पर थी, लेकिन विया की निगाहें बार बार स्टेज पर बैठी इनायत की जानिब उठ रही थी, जो हल्के पीले रंग के भारी कामदार जोड़े में मलबस चांद का टुकड़ा लग रही थी। उसकी उम्र 15 साल जरूर थी, मगर मेकअप और ज्वेलरी ने उसे किसी हद तक मैच्योर दिखाने की कोशिश की थी। उसके दाएं बाएं विया के ताया फुरकान हयात की बेटियों मायरा और सारा बैठी उसे मुसलसल छेड़ रही थी, जिनकी नज़रें कभी विया पर होती और कभी इनाय की घबराहट पर। फुरकान हयात, जो सिकंदर हयात से बड़े थे, 22 के सिलसिले में ज़्यादातर शहर से बाहर रहते थे, मगर शादी के लिए अपनी फैमिली समेत हवेली में मौजूद थे। मायरा ने इनाय के कान में सरगोशी करते हुए कहा, इनाय तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि विया भाई जैसे हैंडसम शौहर मिले, वरना हम तो यही समझते थे कि वह किसी मॉडर्न लड़की से शादी करेंगे। तुम जरा उनका ख्याल रखना, वो गुस्से के बहुत तेज हैं, लेकिन प्यार भी शायद इतना ही शदीद करते हैं। इनाय ने सहम कर अपनी गोद में रखे हाथों को देखा। उसे मायरा की बातों में छुपी जलन समझ नहीं आ रही थी। उसे बस विया की वो सख्त निगाहें याद थी जो कल रात से उसका पीछा कर रही थी। सीवा स्टेज पर आया तो इनाय का सांस रुक गया। उसने आज गहरे नीले रंग का 3 पीस सूट पहन रखा था, जिसमें उसकी मर्दाना वजाहत और शख्सियत का रोग मजीद बढ़ गया था। फोटोग्राफर ने जब उन्हें करीब होने का कहा तो विया ने हिचकिचाहट के बावजूद अपना बाजू इनाय की कमर के गिर्द आमिल कर दिया। इनाय का जिस्म एकदम अकड़ गया। विया ने उसके ठंडे पड़ते वजूद को महसूस किया तो उसे अपनी जानिब मजीद खींच लिया। विया ने झुककर इनाय के कान के करीब जहां झुमके लास रहे थे, मडमा और औकमनावी लहजे में कहा, मुस्कुरा दो इनाय, सारी दुनिया हमें ही देख रही है, कम से कम तस्वीर में तो लगना चाहिए कि हम मियां बीवी हैं। इनाय ने कोशिश करके लबों पर मुस्कुराहट सजाई, मगर उसकी आंखों का खौफ कैमरे की आंख से छुप ना सका। वे ने दिल ही दिल में तय किया कि उस खौफ को खत्म करके रहेगा। आखिर वो उसकी मनाका थी, उसका हलाल रिश्ता थे, वह कब तक उससे दूर रह सकता था। टकाइबा खत्म होने के बाद जब वह दोनों कमरे में पहुंचे तो रात काफ़ी बीत चुकी थी। इनायत थकावट से निढाल लग रही थी। वह ज्वेलरी उतारने के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी, मगर उसके हाथ पीछे लटकी डोरी तक नहीं पहुंच पा रहे थे। विया, जो सोफे पर बैठा अपनी टाई ढीली कर रहा था, उसे शीशे में जद्दोजहद करते देखकर उठकर खड़ा हुआ। वो खामोशी से चलता हुआ उसके पीछे आया और उसके हाथों को हटाकर खुद डोरी खोलने लगा। इनाय ने पलटना चाहा, मगर विया ने उसे कंधों से थामकर शीशे के रुख कर दिया। अब वो इनाय के बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसका सीना इनाय की कमर से मस हो रहा था। विया की गर्म सांसें इनाय की गर्दन पर पड़ रही थी, जिससे उसके जिस्म में काया दौड़ गई। विया ने डोरी खोलने के बाद अपने हाथ उसके कंधों से फिसलते हुए उसके बाजुओं पर जमाए और शीशे में उसकी आंखों में झांकते हुए भारी आवाज में बोला, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी इनाय, इतनी कि मेरा दिल चाह रहा था कि टकाइबा जल्दी से खत्म हो और मैं तुम्हें अपने पास ले आऊं। इनाय का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे सविया के लहजे की बदली हुई मिठास और आंखों में मौजूद चमक समझ नहीं आ रही थी, मगर उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। विया ने उसे अपनी तरफ घुमाया। अब उनके दरमियान फासला ना होने के बराबर था। वी ने एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर लटकती लटको कान के पीछे किया। उसका लम्स नर्म मगर आकिमाना था। विया का चेहरा उसके करीब झुक रहा था। उसकी नज़रें इनाय के गुलाबी होठों पर माकस थी। उसे बताना चाहता था कि शौहर का प्यार क्या होता है। वो उसे इस रिश्ते की मिठास से आशना करना चाहता था। विया ने सरगोशी की, मुझसे डरना छोड़ दो इनाय, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। जैसे ही विया के लब उसके माथे को छूकर नीचे की तरफ आए, इनाय की हिम्मत जवाब दे गई। उसने कापाड़ा होकर अपने दोनों हाथ विया के सीने पर रखे और उसे पीछे धकेल दिया। नहीं विया भाई, मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दें। नाया की आवाज में रोनी सूरत थी।
विया जो जज्बात के समंदर में उतरने को तैयार था, इस मामटा पर टाइट गया। उसका रोमांस, उसकी ख्वाहिश, सब कुछ इनाई के इस एक जुमले से क्या हो गया। खासतौर पर भाई का लया उसके जज्बात पर ठंडे पानी की तरह गिरा। उसने सख्ती से इनाई के बाजू छोड़े और चंद कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में फिर वही सर्द मोहरी लौट आई। उसने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और दंत पिसट हुए बोला, ठीक है इनाई, सो जा। सबिया यह कहकर बालकनी में सिगरेट पीने चला गया। इनाई ने जल्दी से बिस्तर में घुसकर कंबल ओढ़ लिया। उसे नहीं मालूम था कि उसने अपने शौहर की अना और जज्बात को कितनी बुरी तरह ठेस पहुंचाई थी। अगले चंद दिन इसी कश्मकश में गुजरे। विवेया और सुबह ऑफिस चला जाता, रात गए वापस आता। वो कोशिश करता कि इनाई के साथ वक्त गुजारे, उसे नॉर्मल करें ताकि उनके दरमियान यह बर्फ पिघल सके। एक शाम वह जल्दी से घर आ गया। इनाई अपने कमरे में बैठी स्कूल की कुछ किताबें उलट पुलट रही थी क्योंकि शादी की वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई थी। विया अंदर आया तो उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। उसने बैग इनाई की तरफ बढ़ाया। इनाई ने सवालिया नजरों से उसे देखा। यह तुम्हारे लिए है, खोलो इसे, विया ने नरमी से कहा। इनाई ने बैग खोला तो उसमें एक जदीद तरीन आईवन और कुछ चॉकलेट्स थी। इनाई की आंखों में बड़कना खुशी दौड़ गई। उसने चॉकलेट उठाकर देखी और अब खटिया मुस्कुरा दी। शुक्रिया विया भाई। ओह मतलब विया, उसने जल्दी से टज़की। विया उसकी इस छोटी सी खुशी को देखकर मुस्कुरा दी। उसे लगा शायद अब बर्फ पिघल रही है। उसके पास बेड पर बैठ गया और बोला, इनाई मुझे ऑफिस से बहुत थकावट हो रही है, क्या तुम मेरे सर में थोड़ा सा तेल लगा दोगी? अम्मी कहती है तुम्हारे हाथ में बहुत सुकून है। इनाई हिचकी लेकिन फिर फ़ोन के तोहफे का लिहाज करते हुए नाबटा में सर हिलाया। विया कालीन पर बैठ गया और सर बेड की तरफ कर लिया। इनाई ने कांपते हाथों से तेल लगाना शुरू किया। शुरू में उसके हाथ लास रहे थे, लेकिन विया ने आंखें मूंद ली तो उसे थोड़ा हौसला हुआ। विया को उसके नन्हे और नर्म हाथों का लम्स बेहद सुकून दे रहा था। वो चाहता था कि यह लम्हा वहीं थम जाए। उसने अचानक इनाई का हाथ पकड़कर अपने लबों से लगा लिया। इनाई का हाथ फिजा में मोलकर रह गया। विया ने आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी आंखों में शदीद तलब थी। इनाई तुम मेरे करीब क्यों नहीं आती? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। विया ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने करीब करना चाहा। इनाई का टूना बिगड़ा और वह विया के ऊपर गिरट बची। उनका फासला मिट गया। विया ने मौका गनीमत जाना और उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। लेकिन इनाई का रद्दे अमल वही पुराना था। वह तड़प कर उठी और बोली, मेरी उंगलियां दुख रही हैं, मैं अब और नहीं दबा सकती। वो भागकर बाथरूम में घुस गई और विया वहीं कालीन पर बैठा रह गया, अपनी अधूरी ख्वाहिशों और इनायत की कमपामी पर काटा हुआ। उसे शदीद गुस्सा आया कि वह एक 15 साल की लड़की के नखरे उठा रहा है जो उसे शौहर मानने को तैयार ही नहीं। हफ्ते गुजरते गए और यह सर्द जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। सबिया की बर्दाश्त सब जवाब दे रही थी। घर में भी सब नोट कर रहे थे कि नई नवेली दुल्हन और दूल्हा के दरमियान कुछ ठीक नहीं है। सगा बेगम अक्सर इनाई को समझाती कि शौहर का ख्याल रखा करो, लेकिन इनाई को समझ नहीं आया था कि वह और क्या करें। वो वक्त पर खाना लाती, कपड़े निकालती, लेकिन जब भी सबिया उसके करीब आने की कोशिश करता वह सहम जाती। एक सुबह सबिया को एक अहम मीटिंग के लिए जाना था। वह बाथरूम में था और उसने आवाज़ दी, इनाई मेरी ग्रे वाली शर्ट स्त्री कर दो जल्दी से। इनाई ने जल्दी से स्त्री ऑन की, लेकिन उसका ध्यान खिड़की से बाहर उड़ते पाइंडोम की तरफ था। ये शायद वह घबराहट में थी। स्त्री कपड़े पर ज्यादा देर रह गई और शर्ट का कॉलर जल गया। जलने की बू फैली तो विया बाहर निकला। सामने का मंजर देखकर उसका पारा हाई हो गया। यह क्या किया तुमने? विया ने धाट हुई शर्ट उसके हाथ से छीनी। मेरी सबसे महंगी और पसंदीदा शर्ट जला दी तुमने। तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? तुम 15 साल की हो, कोई 5 साल की बच्ची नहीं हो जिसे स्त्री करना नहीं आता। तुम बीवी हो या कोई अजाब जिसे मैं रो रहा हूँ। तुम मुझे आना सुकून देने के बजाय मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हो। सबिया का लहजा इतना तख्त था कि नाया की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैं जानबूझकर नहीं, वह हकलाई, बस मैं तुम्हारी कोई वजाहत नहीं सुननी। विया ने जली हुई शर्ट फर्श पर फेंकी और अलमारी से दूसरी शर्ट निकालकर गुस्से में पहनने लगा और दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। इनाई वहीं जली हुई शर्ट को सीने से लगाकर रोती रही। उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वह एक नाकाम बीवी है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह अपने शौहर को कैसे मनाए। इस वाक़ के बाद 2 दिन तक विया ने इनायत से बात नहीं की। वो रात को देर से आता और सो जाता। फिर एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी।
बादल जोरों शोर से गरज रहे थे। हवेली की बत्तियां गुल थी और जनरेटर की मदाम रोशनी फैली हुई थी। मौसम में अजीब सी खून की और रोमांस था। विया जल्दी घर आ गया था। बारिश की वजह से उसका मूड कुछ बेहतर था और अमनावी भी। दिल भी नाये के लिए नरमी जाग रही थी। वह चाहता था कि अपनी नाराजगी खत्म कर दे। वह कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि नाया खिड़की में खड़ी बारिश को देख रही है। उसने सफ़ेद रंग का सादा सा रेशमी सूट पहन रखा था और उसके लंबे गीले बाल कमर पर बिखरे हुए थे। शायद वह भी नहाकर निकली थी। मध्यम रोशनी में उसका सरापा विया के रगूं में आग लगा गया था। विया ने दरवाजा लॉक किया और हिचकी से चलता हुआ इनाई के पीछे पहुंचा। इनाई बारिश के शोर में इसके कदमों की आहट ना सुन सके। वी ने एक लम्हा जाया किए बगैर उसे पीछे से अपनी मजबूत बाजुओं में जकड़ लिया। उसने अपना चेहरा इनाई की गीली गर्दन में छुपा दिया और गहरा सांस लिया। इनाई के बदन की खुशबू और बारिश की ठंडक ने सबिया को दीवाना बना दिया था। उसने शिद्दत से इनाई के कंधे पर बोसा दिया और सरगोशी की। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा इनाई, यह मौसम और तुम दोनों मेरे लिए हैं। वाह का अंदाज इस बार बेबाक था। उसने इनाई को अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की। उसकी गिरफ्त इनाई की कमर पर बहुत सख्त थी। इनाई जो खिड़की के बाहर देख रही थी उसके अचानक हमले पर बुरी तरह बौखला गई। अंधेरे, बारिश की गरज और विया की इस तरह अचानक और शदीद गिरफ्त ने उसे कांपा कर दिया। उसका दिमाग मऊ हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह उसका शौहर है जो प्यार कर रहा है। उसने अपनी पूरी कटा से खुद को छुड़वाने की कोशिश की और घबराहट के आलम में पलटते ही उसका हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ विया के गाल पर रसीद हो गया। कटका कमरे में बारिश का शोर जैसे थम गया। वक्त वहीं रुक गया। विया का चेहरा एक तरफ को मुड़ गया। उसकी आंखों में पहले हैरत उभरी जैसे उसे यकीन ना आया हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में हैरत की जगह शदीद गुस्से और तायना के एहसास ने ले ली। इनाई अपने हाथों को देखकर खुद भी सुन्न हो गई। उसका जिस्म कांप रहा तो उसे फौरन एहसास हो गया कि उसने कितनी बड़ी गलती साड़ कर दी है। उसने कांपा नज़रों से विया को देखा, जिसकी आंखें अब शोले बरसा रही थी। विया ने धीरे से अपना रुख इनाई की तरफ किया। उसके जबड़े पाक हुए थे और माथे की अग्न तन गई थी। तो उसने एक कदम इनाई की तरफ बढ़ाया और इनाई डर के मारे पीछे हटी और दीवार से जा लगी। सबिया ने दोनों हाथ दीवार पर इनाई के चेहरे के दाएं बाएं रखे और चेहरे के इंठें करीब होकर खतरनाक हद तक धीमी आवाज में बोला, तुमने मुझ पर हाथ उठाया अपने शौहर पर। तुमने मेरी मोहब्बत और मेरी बर्दाश्त का यह सिला दिया। इनाई रोते हुए नहीं में सर हिलाने लगी। विया में मुझे नहीं पता चला, मैं डर गई थी। वला मैंने जानबूझकर नहीं, लेकिन विया सुनने के मूड में नहीं था। उसने इनाई की कलाई को इतनी शिद्दत से दबोचा कि इनाई की चीख निकल गई। तुम जैसी नासमझ और बदतमीज लड़की के पास मुझे सुकून मिल भी नहीं सकता। मैं पागल था जो तुम्हारे नखरे उठा रहा था, तुम्हें वक्त दे रहा था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे मोहब्बत की जाए या तुम्हें इज्जत दी जाए। जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। सबिया ने उसे झटके से छोड़ा। इनाई लड़खड़ा कर कालीन पर गिर गई। वह ने उसे आकाटा से देखा और मुड़कर दरवाजा खोलता हुआ तूफान की तरह कमरे से निकल गया। इनाई वहीं कालीन पर औंधे मुंह गिरकर आऊ कतार रोने लगी। उसे अंदाजा हो गया था कि आज उसने अपने शौहर को शायद हमेशा के लिए खो दिया। सबिया ने उस रात के बाद से अपना बिस्तर ही नहीं बल्कि अपना रास्ता भी अलग कर लिया। वह थप्पड़ सिर्फ उसके गाल पर नहीं बल्कि उसकी अना और मोहब्बत पर लगा था, जिसने उसे पत्थर का कर दिया। अगले कई हफ्ते हवेली में एक अजीब सी घुटन और खामोशी छाई रही। वह अब रात को घर बहुत देर से आता और सीधा गेस्ट रूम में चला जाता। वो इनाई की शक्ल तक देखने का अवड़ा नहीं था। इनायत जो पहले अपनी नादानी में खुश थी, अब विया की इस बेरुखी से अंदर ही अंदर घुलने लगी थी। उसे शिद्दत से एहसास हो गया था कि उसने अपने शौहर को, अपने माहिया को नाराज कर दिया है। हवेली के मलमिना और यहाँ तक कि सुका बेगम और ज़ैनब बेगम भी उनके दरमियान खींची हुई तनी हुई रस्सी को महसूस कर रही थी। लेकिन विया का मूड ऐसा था कि किसी को बात करने की जरूरत नहीं होती थी। इनाई हर सुबह इस उम्मीद पर नाश्ते की मेज पर बैठती कि शायद आज विया उससे बात करेगा, मगर विया आता, खामोशी से नाश्ता करता और बिना उसकी तरफ देखे उठकर चला जाता। यह नाअंडे इनाई के लिए उस थप्पड़ से कहीं ज्यादा तकलीफ दे दी तो उसने मारा था। उसे लगता था कि वह हवेली में मौजूद होते हुए भी सबिया के लिए गायब हो चुकी है। एक समना हिम्मत करके गेस्ट रूम में चाय लेकर गई। वे लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। आहट पाकर उसने सर उठाया और इनाई को देखकर उसके माथे पर टुए चढ़ गई। इनाई ने लासठ हाथों से चाय मेज पर रखी और बम मुश्किल बोली, सबिया आप कब तक मुझसे नाराज रहेंगे?
मुझसे गलती हो गई, मैं डर गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आप कमरे में क्यों नहीं आते? सबिया ने लैपटॉप जोर से बंद किया और सर्द लहजे में बोला, तुम्हें किसने इजाज़त दी मेरे कमरे में आने की? मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। निकलो यहाँ से। इनाय की आंखों में आंसू तैरने लगे। वह आगे बढ़ी और विया के बाजू को छूते हुए गिर गईं। खुदा के लिए ऐसा मत करें, सब बातें मना रहे हैं, मुझे आपकी बहुत याद आती है। विया ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया और खड़ा हो गया। उसका कदर से बहुत बड़ा था और वह उससे वक्त इंतहीं गुस्से में लग रहा था। याद आती है, विवेना ने टनी हंसी हंसी, तुम जैसी बच्ची को क्या पता याद आना क्या होता है। तुम्हें तो मेरे छूने से घृणा आती है, डर लगता है ना, तो अब क्यों आई हो? जाओ यहाँ से वरना मैं इस घर से भी चला जाऊंगा। इनाय सहम गई और रोते हुए कमरे से बाहर भाग गई। सबिया ने गुस्से में गर्दना उठाकर दीवार पर दे मारा, जो टुकड़े टुकड़े हो गया, बिल्कुल उसके दिल की तरह। 2 दिन बाद दोपहर के वक्त अनाया सीढ़ियों से उतर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और देहन बटा हुआ था कि अचानक उसका पांव फिसला और वह लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। बदकिस्मती से वहीं पास ही सफाई के दौरान टूटा हुआ कांच का एक गिलास पड़ा था, जिसका एक बड़ा टुकड़ा इनाय के पांव के तलवे में पेंचता हो गया। इनाय के मुंह से एक दिल का आ चीख निकली, हाय अम्मी मर गई। उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। सभी जो इत्तेफाक से उसी वक्त घर में दाखिल हो रहा था और लॉन्च से गुजर रहा था, उसकी चीख ने उसके कदम रोक लिए। उसने पलटकर देखा तो अनाया सीढ़ियों के पास पड़ी तड़प रही थी और उसके पांव से खून का फव्वारा फूट रहा था। विया की टमटमा नाराजगी तमाम मना एक ही लम्हे में काफूर हो गई। वो दीवाना वार उसकी तरफ भागा। इनाय विया ने उसे बाजू से थामकर सीधा किया। उसका चेहरा दर्द से सफ़ेद हो चुका था। विया ने बिना एक लम्हा जाया किए उसे अपनी मजबूत बाजू में उठाया और तेजी से ऊपर अपने बेडरूम की तरफ भागा। बेड पर लिटाकर उसने फौरन फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। इनायत दर्द से सिसक रही थी। सबिया, बहुत दर्द हो रहा है। सभी ने उसके पाँव को अपने घुटने पर रखा और इंठी नरमी से बोला, मैं हूं ना, हिम्मत करो, मैं अभी यह निकाल दूंगा, कुछ नहीं होगा मेरी जान, तुम बस मेरी तरफ देखो। विया ने चिमटी से कांच का टुकड़ा पकड़कर खींचा तो इनाय ने चीख मारकर विया का कंधा दबोच लिया। खून मजीद तेजी से बहने लगा। विया ने जल्दी से रुई और दवाई लगाकर पट्टी बांधना शुरू की। उसकी अपनी आंखों में इनाय के लिए बेपनाह तकलीफ और फिक्र थी। वो मुसलसल उससे बातें कर रहा था। बस हो गया, देखो खत्म हो गया, तुम बहुत बहादुर हो इनाय। जब विया पट्टी बांधकर पाग हुआ तो उसने देखा कि इनाय उसे टिक बांधे देख रही है। उसकी आंखों से आंसू अभी भी जारी। विया ने समझा दर्द हो रहा है। उसने नरमी से उसके आंसू पोंछा और पूछा, क्या अब भी ज्यादा दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बलम। इनाय ने नहीं में सर हिलाया और अचानक हिम्मत करके विया का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। नहीं विया, मुझे माफ़ कर दी, मुझे मत छोड़े, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। इनाय का लहजा इतना सच्चा और दर्दनाक था कि विया के दिल की रही सही बर्फ भी पिघल गई। वो एक लम्हे के लिए साकेत रह गया। उसकी आंखों में इनाय के लिए मोहब्बत उमड़ आई, लेकिन फिर उसे अपनी अना याद आ गई। वो नर्म पड़ना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि अगर वह इतनी जल्दी मान गया तो इनाय फिर उसे अहमियत नहीं देगी। उसने आहिस्ता से अपना हाथ इनाय की गिरफ्त से छुड़ाया और खड़ा हो गया। तुम्हें आराम की जरूरत है, सो जाओ। वो मुड़ा और कमरे से निकल गया। हालांकि जाते हुए उसके कदम भारी थे और वह बार बार मुड़कर देखना चाहता था। इनाय विया की आंखों में वह नरमी और फिक्र नजर आ गई थी जो पिछले कई हफ्तों से गायब थी। उसने फैसला कर लिया कि वह मजीद नहीं रोएगी बल्कि अपने हक के लिए कोशिश करेगी। उसने अपनी बड़ी कजन मायरा से फ़ोन पर बात की और उसने मशवरा किया कि शौहर को कैसे मनाया जाए। मायरा ने उसे समझाया कि मर्द सिर्फ मासूम से नहीं पिघलत, उन्हें अपनी मोहब्बत और अपने वजूद का एहसास दिलाना पड़ता है। एना शाम को एक फैसला कदम उठाया। उसने अपनी अलमारी से वो गहरा सुर्ख रंग की सफूना की साड़ी निकाली जो उसके आया में थी और जिसे उसने कभी हाथ नहीं लगाया था। साड़ी पहनना मुश्किल था लेकिन उसने यूट्यूब की मदद से उसे बांधा। सुर्ख रंग ने उसकी सफ़ेद रंगत को मजीद निखार दिया। उसने बालों को खुला छोड़कर हल्के से कर्ल्स किए और चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया। आंखों में काजल और होठों पर गहरा सुर्ख रंग लगाया। वह आज बच्ची नहीं बल्कि एक मुकम्मल औरत और एक बीवी लग रही थी जो अपने शौहर को तस्काया करने के लिए तैयार थी। उसने कमरे की लाइट्स मधाम कर दी और हर तरफ खुशबूदार मोमबत्तियां जला दी। बेड पर गुलाब की पत्तियां बिखेर दी। जब विया दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो कमरे का मंजर देखकर टाटक कर रह गया।
मध्यम रोशनी, गुलाब की खुशबू और सामने खड़ी इनाय। विया के कदम वहीं जम गए। हिनाई ने उसे देखा, धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके करीब आई। विया की नज़रें उसके साब पर जमी हुई थी। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि वही डरी सहमी हुई बच्ची है। ननाए उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि मोहब्बत की एक अजीब सी कशिश और बेबाकी थी। विया ने कुछ कहना चाहा, यह सब क्या है, लेकिन उसके अल्फाज हलक में अटक गए। हिनाई ने हिम्मत करके अपना हाथ उठाया और अपनी नाजुक उंगली विया के लबों पर रख दी। कोई सवाल नहीं विया। इनाई ने अपनी आँखें उठाकर विया की आँखों में झंका और सरगोशी की। मैं अपनी गलती की तलफ़ी करना चाहती हूँ। मैं आपको मनाना चाहती हूँ। क्या आप भी मुझसे नाराज हैं आप? विया का सांस भारी होने लगा। इनाई का यह रूप और उसकी कपटा उसके होश उड़ा रही थी। इनाई ने लासठ हाथों से विया के कोट के बटन खोलने शुरू किए। विया ने उसके हाथ रोकने के लिए उसकी कलियों को थामा। इनाई तुम जानती हो ना तुम क्या कर रही हो? यह कोई खेल नहीं है। इनाई ने नहीं में सर हिलाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर इंठें एतमाद से बोली, यह खेल नहीं है विया। यह मेरी मोहब्बत है और मेरा हक भी और आपका हक भी। मैं आपकी बीवी हूँ। यह कहते हुए नाए ने विया के सीने पर सर रख दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। विया के जबत का बंधन टूट गया। वो जो इतने अरसे से खुद को रोके हुए था अब मजीद मामटा ना कर सका। उसने इनाई को बाजुओं से पकड़कर सख्ती से खुद में भेज लिया। इतनी जोर से कि इनाई को अपनी पसलीम टूटती हुई महसूस हुई, मगर इस दर्द में सुकून था। तुमने मुझे पागल कर दिया इनाय। सभी ने उसके कान के पास सरगोशी की और डिवनावा उसके बालों में उंगलीम धासट हुए उसके माथे को चूमा। फिर उसने इनाई का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा और उसके सूह का होठों पर झुक गया। यह एक तवील और शदीद जज्बाती लम्हा था, जिसमें तमाम नागेम, तमाम दूरियों पिघल गई। विया ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बिस्तर की तरफ बढ़ा। इनाई ने सामका अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। वी ने उसे फूलों से सजे बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर झुक गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ मोहब्बत और जुनून था। उसने इनाई के कान की लौ को अपने दांतों से छुआ, जिससे इनाई के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। सबिया, इनाई ने मध्यम आवाज में पुकारा। जाने सबिया। सबिया ने उसकी साड़ी का ब्लाउज गीला करते हुए जवाब दिया। उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत की मोहर कर दी। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ें और सागजीम रह गई। उस रात इनाई इश्क अपनी इंतहा को पहुंच गया और इनाई ने खुद को मुकम्मल तौर पर विया के हवाले कर दिया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुई तो मंजर बदला हुआ था। इनाई विया के बाजू पर सर रखे गहरी नींद में थी और विया जाग रहा था। वह एक हाथ सर के नीचे रखे करवट के बल लेटा इनाई के मासूम चेहरे को देख रहा था, जिस पर अब सुकून था। विया के चेहरे पर एक मटमी मुस्कुराहट थी। उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर इनाई के चेहरे पर बिखरे बालों को हटाया। इनाई ने नींद में ही करवट ली और अपना चेहरा मजीद विया के सीने में छुपा लिया। विया ने उसे अपने साथ मजीद करीब कर लिया और उसके माथे पर बोसा दिया। हिनाई ने आंखें खोली और विया को अपने इतना करीब देखकर शर्मा गई। उसने कंबल में मुंह छुपा लिया तो विया ने हंसते हुए जबरदस्ती कंबल हटाया। अब शर्माने का क्या फ़ायदा, अब तो तुम मेरी रूह में उतर चुकी हो। इनाई मुस्कुरा दी। दोनों के दरमियान अब कोई दीवार बाकी नहीं थी। जिंदगी एक नई और खुशगवार शुरुआत ले चुकी थी। सबा ने उसे कॉलेज छोड़ने और शॉपिंग कराने का वादा किया। घर वालों ने जब सुबह नाश्ते पर दोनों को हंसते मुस्कुराते एक दूसरे की आंखों में देखते हुए देखा तो सुख का सांस लिया। हवेली की रौनक बहाल हो चुकी थी। उन दोनों की दुनिया ही बदल गई थी। वो कमरा जो कभी सर्द खाने का मंजर पेश करता था, अब वहाँ हर वक्त मोहब्बत की गामाज़ें और सागज़ी गूंजती थी। अगली कई सुबह और रातें उनके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थी। एक नई सुबह विया ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उस शीशे के सामने खड़ा अपनी टाई की गिरह लगा रहा था। किनाई बाथरूम से नहाकर निकली। उसके गीले बाल कमर पर बिखरे हुए थे और उसने विया की पसंद का हल्का गुलाबी सूट पहन रखा था। विया की नज़र शीशे में उस पर पड़ी तो उसके हाथ रुक गए। वो टाई छोड़कर मुड़ा और इनाई को अपनी तरफ खींच लिया। इनाई सीधी उसके सीने से आ लगी। उसके गीले बालों की खुशबू ने सबिया को मडडोस कर दिया। विया छोड़े मुझे, आपको ऑफिस से देर हो रही है। इनाई ने शर्माते उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे करना चाहा, लेकिन विया की गिरफ्त उसकी कमर पर मजबूत हो गई। विया ने झुककर उसकी गर्दन पर एक तवील और शदीद भरा बूसा दिया, जिससे इनाई के लबों से अबस्काटा सिसकी निकल गई। देर तो हो रही है, लेकिन कसूरवार तुम हो, मुझसे जाया। तुम सुबह सुबह इतनी हसीन अलगी तो मैं घर से कैसे ना कलाऊंग।
विया ने उसके होठों को अपने अंगूठे से छूते हुए कहा और फिर अचानक उसे गोद में उठाकर बेड पर बिठा दिया। टनाई हंस पड़ी। विया, यह क्या कर रहे हैं? नीचे सब नाश्ते पर इंतजार कर रहे होंगे। सभी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसकी कमर के गिरदामिल किए और खुद उसके ऊपर झुक गया। इंतजार करने दो, मुझे भी अपनी एनर्जी टूस नहीं मिली। यह कहकर विया ने उसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक बेबाक और तवील लम्हा था जिसमें इनाई की सांसें उखड़ने लगी। विया के हाथ उसके वजूद को महसूस कर रहे थे। उसने इनाई की कमीज के ऊपर से ही उसके वजूद को अपने हाथों में भरा तो इनाई ने शिद्दत जज्बात से उसकी शर्ट के बटनों को मुट्ठी में जकड़ लिया। जाब ने सर उठाया और शरारती लहजे में बोला, क्या इरादा है? बटन तोड़ने हैं या खोलने हैं? हिनाई ने सामका नजरें झुका ली और आहिस्ता से बोली, खोलने हैं, लेकिन अभी नहीं, रात को। सभी ने जोरदार काका लगाया और उसके गाल पर काटते हुए बोला, वादा रहा, वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। 3 माह का अरसा पलक झपकते गुजर गया और इन 3 महीनों में इनाया डरी सहमी बच्ची नहीं रही थी, बल्कि विया की मोहब्बत ने उसे एतमाद और निखार बख्शा था। एक दिन इनाया विया के लिए दोपहर का खाना लेकर उसके ऑफिस गई और वापसी पर वह गाड़ी में बैठी थी कि अचानक उसे शदीद चक्कर आया और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। विया जो ड्राइव कर रहा था उसने फौरन गाड़ी साइड पर रोकी। इनाई, हुआ, तुम ठीक हो? विया ने घबराकर उसका चेहरा थपथपाया। इनाई ने बम मुश्किल आंखें खोली। विया, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मतली हो रही है। विया उसे फौरन अस्पताल ले गया। डॉक्टर केबिन के बाहर विया बेचैनी से टहल रहा था। कुछ देर बाद लेडी डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आई। मुबारक हो मिस्टर विया, आप बाप बनने वाले हैं। विया को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन ही नहीं रही। खुशी का एक ऐसा शदीद एहसास उसे हुआ कि वह बयान नहीं कर सकता था। लेकिन डॉक्टर का अगला जुमला उसकी खुशी पर पानी फेर गया। लेकिन एक मसला है, इनाई की उम्र बहुत कम है। वो हार्डली 15-16 साल की है। उसका जिस्म अभी इस काबिल नहीं कि एक हमल को आसानी से बर्दाश्त कर सके। यह एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी। हमें बहुत एहतियात करनी होगी। जरा सी लापरवाही मां और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकती है। तो विया के चेहरे का रंग हो गया। वह कमरे में गया तो नाया बेड पर बैठी थी। उसे अभी खबर नहीं थी। विया ने जाकर उसे जोर से गले लगा लिया। उसकी आंखों में नमी थी। इनाय, तुम मुझे बहुत बड़ी खुशी देने वाली हो, लेकिन मैं डर गया हूँ। इनाई ने हैरत से पूछा, क्या हुआ विया? मैं ठीक तो हूँ ना? विया ने उसे बताया तो इनाई की खुशी की कोई इंतहा ना रही। वो भूल गई कि वह खुद अभी अच्छी है। उसे बस यह एहसास था कि वो विया की औलाद की मां बनने वाली है। उस दिन के बाद से विया इनाई का साया बन गया। उसने इनाई का चलना फिरना तकरीबन बंद करवा दिया। वह खुद उसे अपने हाथों से खाना खिलाता, रातों को उठ कर देखता कि वह ठीक तो है। हमल के महीने जैसे जैसे गुजर रहे थे, नाये की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। उसका जिस्म कमजोर था और पेट का वजन उसे निगल कर रहा था। 7वें महीने में उसके पैरों पर शदीद सोना आ गई। एक रात इनाई दर्द से करा रही थी तो विया फौरन उठ बैठा। उसने तकिया इनाई की कमर के पीछे रखा और उसके पांव अपनी गोद में रखकर दबाने लगा। इनाई ने मना किया, जा सभी रहने दें, आप थक जाएंगे, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है। सभी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और नरमी से उसके पांवों के तलवों पर मसाज करता रहा। मेरी सारी थकावट तुम्हें सुकून में देखकर उतर जाती है इनाई, तुम मेरा और मेरे बच्चे का बोझ उठाए हुए हो, मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। विया ने झुककर उसके पांवों की उंगलियों को चूमा तो इनाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने विया का हाथ पकड़कर अपने पेट पे रखा। देखी, वी बेबी किक कर रहा है। विया ने महसूस किया तो उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत और मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना कान इनाई के पेट पर रख दिया और सरगोशी ऊंचम, अपनी मुंह को तंग मत करो, वरना बाहर आकर मुझसे पिटाई खाओगे। इनाई हंस पड़ी और विया के बालों में उंगली फेरने लगी। अचानक इनायत संजीदा हो गई और विया का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, विया, अगर मुझे कुछ हो गया तो? विया ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खबरदार, अगर दोबारा यह बात की तो तुम कहीं नहीं जा रही, हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पलेंगे। तुम मेरी जिंदगी हो इनाई, और जिंदगी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन इनाई की आंखों में एक अनजाना खौफ था जो वी के दिलजोम से भी नहीं जा रहा था। टबिया ने उस खौफ को मिटाने के लिए उसे अपने हिसार में ले लिया। उसने नाये की कमीज के ऊपरी बटन खोले और उसकी गर्दन और कंधों पर अपनी मोहब्बत की मोहरें सबकी। वो उसे यकीन दिलाना चाहता था कि उसकी मोहब्बत मौत को भी शिकस्त दे सकती है। वो रात बहुत जज्बाती थी, जहां दर्द और मोहब्बत का अजीब अमता था। 9 महीने का कठिन सफ़र पूरा हुआ। वह तूफानी रात थी जब इनाई की तबीयत बिगड़ी और उसे अचानक शदीद दर्द हुई, जिसने उसकी चीखें निकलवा दी। वह उसे गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ भागा।
अस्पताल के रास्ते में नाया ने विया का हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उसके नाखून विया की जिद में पेंचता हो गए। विया मुसलसल दुआ मांग रहा था कि अल्लाह मेरी इनाय को बचा लेना। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उसे स्टका पर डाला और ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागे। डॉक्टर्स ने जाते जाते विया से कहा, मिस्टर विया, हालत बहुत खराब है, बीपी बहुत हाई है, हमें या बच्चे में से किसी एक को बचाने की तरजीह देनी पड़ सकती है। विया ने डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लिया। मुझे मेरी बीवी चाहिए, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। अगर वह मेरी इनाय की जान ले ले, मेरी इनाय बस नहीं चाहिए। डॉक्टर ने छुड़ाया और अंदर चले गए। विया बाहर आड़ाई में पागलों की तरह टहल रहा था। हर गुजरता लम्हा उस पर अजाब था। अंदर से मशीनों की आवाज़ आ रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स बाहर आई, तो उसके हाथों में एक नन्हा सा वजूद था जो रो रहा था। मुबारक को सर बेटी हुई है। वह ने बच्ची की तरफ देखा भी नहीं, वह सीधा नज़ की तरफ लपका। इनायत कैसी है, वह ठीक है ना? नज़ ने अयाज़ुअडगी से सर झुका लिया। सर, माया की हालत बहुत तसनाक है, वो कोमा में चली गई है, बहुत ज़्यादा खून बह गया है। विया को लगा जैसे आसमान उसके सर पर गिर पड़ा हो। उसे अपनी बेटी के रोने की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसके कानों में सिर्फ कोमा का लया गूंज रहा था। उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। इनाय को एंट्री नाकड़स के वार्ड में डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अगले 24 घंटे अहम है। वे ने जिद की कि वह इनाय को घर ले जाना चाहता है। डॉक्टर्स ने बहुत समझाया, लेकिन विया को जुनून देखकर उन्हें तमाम लाइफ सपोर्ट मशीनरी के साथ इनाय को घर शिफ्ट करने की इजाज़त दे दी। साथ ही 2 नर्सेज भी ड्यूटी पर थी। घर आकर इनाय को उसी कमरे में रखा गया जहां उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी थी। वो बिस्तर पर एक बेजान गुड़िया की तरह पड़ी थी। रंगत बिल्कुल सफ़ेद, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क और हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। मॉनिटर की स्क्रीन पर उसके दिल की धड़कन की लकीरें बहुत मदाम थी। विया सारा दिन उसके पास बैठा रहता, उसका हाथ था, मैं उससे बातें करता रहता। उठ जाओ इनाय, देखो मैं हार मान जाऊंगा। विया रोते हुए उसकी हथेली को चूमता। बच्ची को अया बेगम और सुगा बेगम संभाल रही थी। विया जब भी बच्ची को देखता उसे गुस्सा आ जाता है कि इसकी वजह से इनायत हाल में है। रात का पिछला पहर था। नर्सेज दूसरे कमरे में आराम कर रही थी। विया वहीं कुर्सी पर बैठा ऊँगा रहा था कि अचानक बच्ची के रोने की आवाज़ आई। शायद उसे भूख लगी थी। विया ने हुनहल कर देखा, कोई मौजूद नहीं था और किचन में जाकर फीड में दूध बनाने लगा। उसका दिमाग मऊ था और हाथ कांप रहे थे। जब वह फीड लेकर वापस कमरे में आया तो उसे कमरे में एक अजीब सा सूकूटा महसूस हुआ। वह मशीन की मकाजस बीप बीप की आवाज़ बंद थी। विया ने चौंककर मॉनिटर की तरफ देखा। स्क्रीन पर सब लकीर बिल्कुल सीधी हो चुकी थी। विया के हाथों से फीड छूट गया। कांच का फीड फर्श पर गिरा और दूध सफ़ेद खून की तरह कालीन पर फैल गया। वक्त जैसे थम गया। विया का दिल बंद होने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। वाह के हलक से एक जानवर जैसी चीख निकली। वो भागकर इनाय के पास गया, उसे कंधों से पकड़कर जोर जोर से हंहवाने लगा। इनाय, आंखें खोलो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने कहा उठो। विया धाम मार मार कर रो रहा था। उसने अपना सर इनाय के सीने पर मारा। उसका गिर इतना शदीद था कि कमरे की दीवारें भी तरस गई। उसे इनाय का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे दीवाना वार चूमने लगा। सांस लो इनाय, मेरी सांसें ले लो, लेकिन वापस आ जाओ। लेकिन इनाय साकेत थी। डबिया मायूसी की इंतहा पर था। वो जमीन पर गिर गया, सजदे में चला गया। या अल्लाह, मेरी मोहब्बत का वास्ता इसे वापस भेज दे। मैं इसके बिना अधूरा, मेरी जान ले ले, मगर इसे जिंदगी दे दे। वे सजदे से उठा और उसकी नज़रें धुंधली रही। वह दोबारा इनाय की तरफ लपका। उसकी नज़र साइड टेबल के पास लटकती हुई तार पर पड़ी। एया ने गौर से देखा। शायद उसके हंहवान से या पहले बच्ची के रोने की अफरा-तफरी में मॉनिटर का सेंसर प्लग ढीला हो गया था। उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने कंपते हाथों से उतार दोबारा मॉनिटर की सॉकेट में लगाई। स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए अंधेरा हुआ और फिर बीप लकीर ने उबिसकी। फिर दूसरी बीप और फिर आइडममा वापस आने लगा। विया का सांस बहाल हुआ, लेकिन इनाय अभी भी बेहोश थी। विया ने रोते हुए उसका हाथ अपने चेहरे पर रखा। उसी लम्हे शायद विया की शदीद पुकार और मोहब्बत की तासीर थी। यह अल्लाह का माँ। इनाय की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। विया ने चौंक कर देखा। इनाय की पलकी ला और आहिस्ता आहिस्ता उसने आँखें खोली। उसकी निगाहों में धाउंधा लाटा थी, लेकिन सामने विया का रोता हुआ चेहरा देखकर उसके होठों पर एक मधामसी मुस्कुराहट उभरी। उसने बहुत धीमी आवाज में सरगोशी की सूरत में पुकारा,
विया को यकीन नहीं आया। वो झुककर उसके सीने से लग गया और फूट फूट कर रोया। मैं यहीं हूँ इनाया, मैं यहीं। तुम वापस आ गई। तुमने मुझे मार ही दिया था। इनाई ने कमजोरी के बावजूद अपना हाथ उठाकर विया के बालों में फेरा। मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती थी? आपकी मोहब्बत मुझे वापस खींच लाई। यह मंजर इतनी जज्बाती था कि वह मौजूद हवा भी तममी थम गई। विया ने उठकर उसके माथे, आंखों और पूरे चेहरे को चूम लिया, जैसे यकीन कर रहा हो कि वह हकीकत है। अगले चंद दिन तेजी से बेहतरी की तरफ आए। इनाई की तबीयत संभलने लगी। वो अब व्हीलचेयर पर बैठ सकती थी। एक खूबसूरत शाम भी इनाई को व्हीलचेयर पर बिठाकर हवेली के गार्डन में लाया। मौसम बहुत खुशगवार था। फूल खिले हुए थे। विया की गोद में उसकी नन्ही परी थी जो पूरे 1 महीने की हो चुकी थी। विया ने झुककर बच्ची को इनाई की गोद में डाला। यह लो तुम्हारी हमशक्ल, बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी और नखरे वाली। इनाई ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया तो उसकी ममता मुकम्मल हो गई। विया ने उन दोनों के गिर्द बाहें फैला दी और उसका माथा चूमा। यह मेरी मुकम्मल दुनिया है, विया ने पुरसकूना लहजे में कहा। उस रात इनाई बेड पर लेटी थी। बच्ची अपने झूले में सो रही थी। विया कमरे में आया और दरवाज़ा लॉक किया और आकर इनाई के पास लेट गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। इनाई ने अपना सर विया के सीने पर रखा और उसकी धड़कन सुनने लगी। विया ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया और उसकी आंखों में देखा। इनाई, जिंदगी बहुत खूबसूरत है तुम्हारे साथ, तुम मेरा सुकून हो। इनाई ने मुस्कुराकर विया के होठों पर अपनी उंगली रखी और फिर हटाकर खुद अपने लब रख दिए। यह एक भरपूर जज्बाती और शदीद अमनावी बोसा था जिसमें सुकगुआई और मोहब्बत शामिल थी। वी ने उसे खुद से जुदा किए बगैर उसकी कमीज में हाथ डाला और उसके वजूद को महसूस किया। तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। विया ने उसके कान में सरगोशी की और फिर उसकी गर्दन के उस हिस्से पर काटा जहां इनायत का सांस रुक जाता था। तो इनाई ने विया को मजीद अपने अंदर भी लिया। कमरे की लाइट्स मध्यम थी और मोहब्बत करने वाले दो दिल एक हो चुके थे। उनका इश्क तमाम मेज़ों से गुजरकर अब एक पुरस्कुना और अपनी मंजिल पा चुका था, जहां जुनून की इंतहा एक नई जिंदगी की शुरुआत थी।